नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत और सेहत में रखते हैं हम आपका ख्याल। इसके लिए आपके साथ हम जुड़ते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। आज का जो हमारा विषय बेहद खास होने जा रहा है। मेहमान भी हमारे साथ स्पेशल हैं। तो आपको बता दें कि गोल्डन आवर्स इन एक्यूट इमरजेंसी इलनेस एंड ट्रॉमा। जी हाँ, जब कोई भी हादसा होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, हार्ट अटैक जैसी कोई समस्या हो जाती है, अचानक ऐसा कुछ भी हो जाता है जो कि बेहद गंभीर है, तो उस वक्त से डॉक्टर के पहुंचने तक या डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी जो पहला 1 घंटा है वो बेहद महत्वपूर्ण रहता है। उसे कहते हैं गोल्डन आवर्स। जी हाँ, तो वो पहला घंटा बेहद महत्वपूर्ण है और हम आईएनएच सेहत में आज ये कोशिश करेंगे कि उस पहले घंटे के बारे में आपको पूरी जानकारी दें। खासतौर पर मरीज के लिए, जिसे मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर्स कहते हैं, इस दौरान मिला इलाज मरीज की जान को बचा सकता है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जो कि रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के एचओडी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और बेहद महत्वपूर्ण विषय भी, जैसे हमने कहा कि दुर्घटना होती है, हम सब घबरा जाते हैं। यदि सड़क पर हुआ है तो जो आसपास लोग हैं वो घबरा रहे हैं, परिजन हैं वो घबरा रहे हैं, घर में ऐसा कुछ हुआ है कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया है या फिर लकवा जैसी कोई परेशानी हो गई या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया है, तो हमको ये समझ नहीं आता कि हमको क्या करना है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये गोल्डन आवर, जो जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, वो क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण है एक पेशेंट के लिए। जी देखिए, गोल्डन आवर वह आवर, जैसे गोल्डन नाम से ही आप समझ सकते हो, वो सुनहरा घंटा। तो गोल्डन आवर का मतलब यह हुआ कि मरीज को कोई भी समस्या होती है और जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या आपने जो भी मेडिकल टर्म्स बताया, जैसे लकवा हुआ, चेस्ट पेन हुआ या कोई भी एक्यूट इलनेस हो, तो गोल्डन आवर का मतलब यह होता है कि अगर वो हॉस्पिटल पहुंचता है और उसको हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पहले घंटे में जो उपचार मिलता है, उससे मरीज की एक तो जान बचाई जा सकती है और दूसरा जो उससे नुकसान होता है, जो मरीज को एक्सीडेंट में नुकसान होता है, उस नुकसान को भी हम अगर पहले घंटे में मरीज को सही समय पर सही उपचार मिल जाए तो उस नुकसान को भी हम कम कर सकते हैं। बेसिकली यही गोल्डन आवर का रूल है। जी, अच्छा, अब चूंकि हम सबसे पहले एक्सीडेंट के साथ शुरू करें डॉक्टर साहब, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो यदि ये समझ लीजिए कि एक दुर्घटना हो जाती है और उसमें बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, या कोई भी जो आसपास है उस वक्त जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जैसे दुर्घटना होती है और ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है कि कोई भी दुर्घटना हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लड का रिसाव होता है शरीर के किसी पार्ट से भी। अगर वो इंटरनल है तो हमको समझना मुश्किल है, लेकिन अगर एक्सटर्नली हमें दिख रहा है कि कहीं से खून का रिसाव हो रहा है, तो उसका सबसे अच्छा और सबसे सटीक उपाय है कि उस रिसाव को रोकने के लिए वहाँ पर आपको प्रेशर अप्लाई करना है। जिस जगह पर भी रिसाव हो रहा है उस जगह पर हम प्रेशर अप्लाई करें, डायरेक्ट प्रेशर दें उसको, या किसी टाइट चीज़ से उसको बांधें। बहुत टाइट नहीं बांधना कि एकदम वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन आगे हम रोक दें, लेकिन प्राथमिकता हमारी ये रहनी चाहिए कि उस जहाँ पे से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको अपन प्रेस करके रखें, ज़्यादा कम, काफ़ी देर तक कंप्रेस करके रखें और ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करें। दूसरा, उसके मूवमेंट को भी, पैर जिस बाई चांस मान लीजिए कि अगर उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही है, पैर के किसी भाग से, तो उसको हमको कंप्रेस करके रखना है और उसके बाद उसको हम, अगर कुछ नहीं मिलता है तो कोई भी कपड़ा ले करके उसको बांधना है, उसको उस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है जैसे मैंने बताया, और उस लिम्ब के मूवमेंट को कम करना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना है और आप उसको लेकर के तुरंत नज़दीकी अस्पताल में पहुँचें। कई बार क्या होता है कि हम वेट करते रहते हैं, कोई आएगा, कोई देखेगा, उसके बाद हम फिर वहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो ये हमको उसमें डिले नहीं करना है। तुरंत आप उस मरीज को, जो भी सबसे नज़दीकी अस्पताल हो, आप वहाँ पर पहुँचें। जी डॉक्टर साहब, एक ये बात आपने कही कि यदि रक्तस्राव हो रहा है उस कंडीशन में, इसके अलावा और क्या एक्सीडेंट में ज़्यादा जो है ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है उस गोल्डन आवर्स में, वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे आप? देखिए, जैसे कि आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो बाइकर्स में होते हैं, जो बाइक चलाते हैं और वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो बहुत सारा कॉमन जो चीज़ है कि कई बार मरीज का एक्सीडेंट के बाद वो बेहोश हो जाता है, उसके हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सर्वाइकल इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में आप लगेगा कि मरीज को बाहर एक्सटर्नल आपको चोट नहीं दिखेगी मरीज की, कि एक्सटर्नली कोई ब्लीड हुआ है हो या कहीं से भी हो, लेकिन मरीज अब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में 2-3 बातों का ध्यान रखना है।
कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो तुरंत लोग क्या करते हैं, साइड में ले जा करके उसको पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, जिसको हमको उसको अवॉइड करना है। मरीज को हमको पानी नहीं पिलाना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना है। क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सर्वाइकल स्पाइन का बहुत ध्यान रखना है। तो कई बार आप जब देखोगे कि मरीज को 2 हाथों से उठा लिए और उसके गर्दन के मूवमेंट को ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको हमको जितना कम से कम रिस्ट्रिक्ट करके रखना, गर्दन का मूवमेंट ज़्यादा ना हो और मरीज को फर्दर और कोई डिटोरिएशन ना हो और कोई उसको प्रॉब्लम ना हो। आप उसको प्राथमिक वहाँ पे उपचार करने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, उसको तुरंत से तुरंत किसी अस्पताल में लेकर जाएं जहाँ पर उसका प्राथमिक और सही उपचार हो सके। जी डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट में हेड इंजरी ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त होता है जब हमें ये समझना होता है कि इसमें कहीं कुछ चूक ना हो जाए, और चूंकि सिर की चोट काफ़ी गंभीर भी होती है डॉक्टर साहब, तो सिर में यदि चोट लगी है तब क्या करना चाहिए, या उस वक्त हम क्या करें कि उससे ज़्यादा नुकसान ना पेशेंट को पहुंचे? जैसा हमने बताया, जैसे सर के साथ साथ सर में चोट लगा तो कई बार आप देखोगे सर में चोट लगने के बाद एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग रोकने का एकमात्र तरीका वही है कि आप उसको प्रेस करके रखे रहो। और सर में चोट लगने के साथ साथ आपको मैंने बताया कि सर्वाइकल स्पाइन का भी ध्यान रखना है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है कि गर्दन का मूवमेंट ज़्यादा ना हो। और तुरंत मरीज को नज़दीकी अस्पताल, जो हम गोल्डन आवर की बात करते हैं, जिसमें हमारा जो मेन मुख्य उद्देश्य है कि मरीज अगर गोल्डन आवर के दौरान अस्पताल में पहुंचता है, तो गोल्डन जैसे ही मरीज हमारे अस्पताल में पहुंचा तो हमारा सबसे प्राथमिक काम रहता है कि मरीज को स्टेबलाइज करके तुरंत हम एक सीटी स्कैन करके देख लें, मरीज के कंडीशन के हिसाब से सीटी स्कैन करके देख लें। अगर सीटी स्कैन में कई बार अपने को पता चल जाता है कि मरीज के सीटी स्कैन में क्या ये ऑपरेटेबल केस है, क्या इसको क्या ऑपरेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अगर वो सही समय पे, सही जगह पे और सही इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो मरीज का सही इलाज हो पाता है, जिससे उसकी जान भी बच सकती है। और दूसरी चीज़ कि अगर वो जान, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है जिससे जान जाने का खतरा नहीं है, लेकिन जो उस चोट से होने वाले नुकसान को हम जितना कम से कम कर सकते हैं अगर उसको सही समय पे इलाज मिल जाए। जी इस दौरान जब एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर साहब, क्या सीपीआर देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है कुछ केसेस में? जरूर सीपीआर देने का ज़रूरत पड़ता है जब मरीज आपके पास अगर एकदम अनकॉन्शियस हो जाए, मरीज पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में है, मरीज आपके रिस्पांस नहीं कर रहा है, आपने उसका पल्स देखा, बाई चांस आप कैरोटिड पल्स हम बोलते हैं देखने के लिए, लेकिन बाई चांस आप लेमैन हैं, आपको कैरोटिड पल्स देखने नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं कि मरीज बेहोश पड़ा हुआ, उसकी सांसें नहीं चल रही है, तो वैसे कंडीशन में आप सीपीआर देना कभी ना भूलें। आप जरूर से अवश्य से मरीज को सीपीआर दें। जी डॉक्टर साहब, इस सीपीआर को भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप डिटेल के साथ समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, खासतौर पर इसको देना कैसे रहता है, क्योंकि हम जानते हैं लेकिन उसका प्रॉपर तरीका क्या है ये शायद बहुत कम ही लोगों को पता है। देखिए, सीपीआर के लिए हम अभी आपको बता दें, सबसे पहले क्या करना है कि मरीज को एक फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट फर्म सरफेस पे लिटाना है। सबसे पहले उस जगह पे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोगों की मदद से मरीज को साइड में लेकर के आना है, जो कि सीन सेफ बोलते हैं अपने को, उस सीन को सेफ करना है। उसके बाद सबसे पहले हमको उसका रिस्पांस चेक करना, अगर वो रिस्पांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो रिस्पांस नहीं कर रहा तो आप तुरंत किसी एम्बुलेंस या किसी को आप तुरंत हेल्प के लिए कॉल करें। दूसरी बात, आप उसका पल्स और रेस्पिरेशन, बेसिकली हम कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए बोलते हैं और सांस देखने के लिए बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, कैरोटिड पल्स देखना मुश्किल होता है, बहुत सारे ले रेस्क्यूअर उनको नहीं पता रहता है कि कैरोटिड पल्स कैसे देखें और सांस नहीं आ रही है, तो हमको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना। आपने बताया सीपीआर कैसे करते, तो सबसे पहले आपके हाथ का पोजीशन क्या होना चाहिए, तो आपका हाथ किस जगह पर रख करके आप सीपीआर करेंगे। तो हम एक नॉर्मल आम लोगों के बोलचाल की भाषा में बता सकते हैं कि जैसे दोनों निप्पल है, दोनों निप्पल लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, और जब आप बीच में देखोगे तो ये ब्रेस्ट बोन है। तो ब्रेस्ट बोन में जस्ट जहां आप, जैसी ब्रेस्ट बोन खत्म होता है, एक सॉफ्ट पार्ट शुरू होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन शुरू होता है, तो आप उसके जस्ट ऊपर 2 to 3 फिंगर ऊपर आप रख करके, और बेसिकली हमको हील का यूज करना। तो इस तरीके से आप हील बनाओगे, ऐसे पोजीशन बनाओगे, आपके दोनों एल्बो सीधा होना चाहिए, और आप उसके बाद वहां पे कंप्रेस करना शुरू करो। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सिर्फ ऐसे ही नहीं देखें कहीं वीडियो में और इसे समझें, बल्कि इसका जो सही तरीका है वो हम आपके साथ कैसे साझा करें, इसलिए हम सेहत में कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट के साथ सीधे आपको मुखातिब कराएं। डॉक्टर साहब, इसके बाद जो दूसरी बड़ी समस्या आती है एक्सीडेंट के बाद, वो हृदयघात की है, हार्ट अटैक की है, कभी भी कहीं भी किसी को कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में पहला 1 घंटा या गोल्डन आवर्स कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? देखिए, अभी हम लोग जैसे कई बार देखते हैं कि किसी को चेस्ट पेन हुआ,
तो कई बार हम उस पर क्या फोकस करते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि ये गैस का है, किसी गैस की वजह से हमको इंडाइजेशन हुआ, उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो सबसे पहले उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना है। जब भी आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो, आप कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, आप उसको गैस का ना सोचें। सबसे पहले आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाएं और आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, जहां पर डॉक्टर ईसीजी जो भी रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको कर करके वो बताएंगी क्या है कैसे है। दूसरी चीज़ ये तो ही आपको कैसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना है। दूसरी चीज़, जैसे हम बोलते हैं गोल्डन आवर में हृदयघात, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, गोल्डन आवर का क्या रोल है। तो अगर गोल्डन आवर, अगर आपको चेस्ट पेन होता है, आप अगर सही समय पे पहुंचते हैं, तो सबसे पहला चीज़ कि अगर 30 मिनट के अंदर पहुंच गए, हमने देखा, डायग्नोसिस किया, ईसीजी में कुछ चेंजेज हैं, तो हो सकता है कि आपको तुरंत मेडिसिन की देने की ज़रूरत पड़े, हम मेडिसिन देते हैं। दूसरा, इसमें हम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो बोलते हैं कि हम करते हैं। तो अगर पेशेंट 90 मिनट के अंदर पहुंच गया और 90 मिनट के हम अंदर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो उसमें हार्ट मसल जितना कम से कम नुकसान हो पाता है, तो उससे ये फायदा होगा कि अगर आप 90 मिनट के अंदर पहुंच चुके हैं और हमने उसको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए लिया, तो उससे उस मरीज को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि हार्ट मसल ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता तब तक, और उससे रिकवरी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी। इसके बाद डॉक्टर साहब, हम बर्न की सिचुएशन जो आती है, जलने की जो स्थिति आती है, जब इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, उस दौरान भी गफलत में रहते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। कोई कहता है कि बर्फ़ लगा दीजिए, कोई कहता है ठंडा पानी, किसी को समझ नहीं आता है, कोई कुछ मलम वलम लगाने लगते हैं। लेकिन ये कितना रिस्की है और उसमें एक्चुअली क्या करना चाहिए उस दौरान? देखिए, एक्चुअली हमें बर्न एक ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बर्न होता है, हम बार बार, हम बीइंग अ डॉक्टर, हम यही एडवाइस करेंगे कि सबसे पहले आप किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बर्न कितना बर्न है, कितने डिग्री का बर्न है, और बर्न का जगह कहाँ पर है, वो कितना घातक है, कितना किस चीज़ से जला है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप तुरंत किसी नज़दीकी अस्पताल में पहुँचें, क्योंकि अगर आप ये सब रेमेडीज़ यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लगाते हैं, कई सारे लोग बहुत सारे होम रेमेडीज़ यूज करते हैं, उससे उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बर्न में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, हमको बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिसस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक और बेस्ट चीज़ यही है कि आप तुरंत किसी अस्पताल में जाएं और वहाँ पर उसको डॉक्टर्स की निगरानी में ही, जो भी चिकित्सा कराना, आप डॉक्टर्स की निगरानी में ही चिकित्सा कराएं। जी। इसके बाद डॉक्टर साहब, दूसरी एक समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, वो स्ट्रोक की देखने को मिलती है। तो इस दौरान क्या करना चाहिए और किस तरह मरीज़ की देखभाल उस पहले 1 घंटे में होनी चाहिए? हालांकि किसी भी हादसे के वक्त या किसी भी ऐसी गंभीर बीमारी से यदि आपको अचानक कोई प्रभाव होता है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर का ही रुख करना है। लेकिन फिर भी जैसे एम्बुलेंस आने में समय है या वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी कुछ दिक्कतें आ रही, तो उसमें आपको क्या करना है, ये हम आपको लगातार आजानिस सेहत पे बता रहे हैं। स्ट्रोक के बारे में भी समझ लीजिए कि यदि ऐसा कोई पेशेंट आपके सामने है, आपका कोई परिजन है, तो आपको क्या करना है। देखिए, स्ट्रोक का मतलब होता है कि अचानक से, अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो लकवा, मतलब मरीज का अचानक से जमान का लड़खड़ाना। एक हाथ अगर वो उठाता है तो वो एक तरफ के शरीर के एक पार्ट में आपकी कमजोरी आ जाना। तो इसमें टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अभी तक गोल्डन आवर की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, इसमें भी अगर मरीज को कोई सिम्टम्स आता है, तो इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्प के लिए बुलाना है, और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने एक धारणा देखी है, हमने बहुत सारे मरीज जो हमारे पास एक्यूट स्ट्रोक लेकर के आते हैं, तो हमने एक धारणा देखी है, बहुत सारे लोग ना मरीज को केरोसिन पिला करके ले आते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। उससे क्या होगा, एक तो मरीज को लकवा लगा है, उसकी मतलब सेंसोरियम और जमान लड़खड़ा रहा, आपने उसको केरोसिन पिलाया या कुछ भी खाने पीने को दिया, तो वो हो सकता है कि आपके सांस की नली में चली जाए और उससे आपको दूसरा नुकसान हो जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी मरीज को लकवा लगता है, तो देखिए 2 तरीके से लकवा के लक्षण हो सकते हैं। या तो एक हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, नस का फटना, या इस्कीमिक स्ट्रोक। जो मैक्सिमम चीज़ें होती है वो इस्कीमिक स्ट्रोक होती हैं। तो आपको ऐसे सेंटर पे जाना है जहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ पर एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो, कि आपको सही समय पे सही डायग्नोसिस किया जा सके। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसकी गोल्डन जो विंडो पीरियड होती है, अगर 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर हमारे पास कोई मरीज चला आता है, तो उसमें हम एक थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं जिससे खून पतला करने की ज़रूरत होती है। वो मेडिसिन हम देते हैं, जिससे मरीज को बहुत ही फ़ायदा होता है।
ये यूनिवर्सली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा उसकी दवाइयों के बारे में बताया गया है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कई बार हम देखते हैं कि मरीज को लकवा के लक्षण आते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, वो फर्दर नहीं जाते हैं या अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि लकवा का लक्षण आने पे आप तुरंत अस्पताल पहुंचे और उस अस्पताल पहुंचे जहां पर सीटी स्कैन इनिशियल आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जिसका विंडो पीरियड 3 से 4.5 घंटे के बीच में है, अगर 3 से 4.5 घंटे के बीच में आप पहुंचते हैं तो हम थ्रोम्बोलिसिस करने के चांसेस रहते हैं, जहां पे हम मेडिकेशन दे करके, खून पतला करने वाली दवाई दे करके हम उस क्लॉट को आगे रिजॉल्व कर सकते हैं और आपके सिम्टम्स रिकवर हो सकते हैं बहुत जल्दी से। तो हमको यह ध्यान देना है कि हम 3.5 से 4 घंटे के 3 से 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचे जहां पर सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ। और ये भी एक बात है कि देखिए, टाइमिंग्स कहते हैं ना कि जीवन में सारा खेल जो है वो टाइमिंग का है। और जब आप ऐसे किसी हादसे का शिकार होते हैं, आपके साथ ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी महत्वपूर्ण समय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वक्त पर चर्चा कर रहे हैं, पहले 1 घंटे पर चर्चा कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो अक्सर खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, अब हम छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं तो जाहिर तौर पर काफ़ी इलाके हैं और कई इलाके ऐसे हैं जो कि सांपों की कई प्रजाति के लिए भी जाने जाते हैं। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाके हैं, ऐसे में उनको अक्सर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि स्नेक बाइट हो जाती है या पॉइजनिंग कोई ले लेता है या किसी तरह उसके अंदर इंटैक हो जाती है। उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले डॉक्टर साहब, सर्पदंश के बारे में, स्नेक बाइट के बारे में, यदि अचानक से कोई सांप काट ले रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सर्पदंश, स्नेक बाइट बहुत कॉमन है। हम लोग के पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बाहर से पेरीफेरी से रेफर होकर के आते हैं। हमने बहुत सारे केसेस में देखे हैं कि लोग क्या करते हैं कि सर्पदंश जैसे ही होता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स के पास न जा कर के नीम हकीम के पास जा कर के इलाज कराते हैं। हमारा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी सारे पीएससी जितने भी छोटे छोटे सेंटर हैं और सब जगह पे एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता रहती है। तो आप अगर जितना जल्दी जाते हैं सांप के काटने के बाद तुरंत, अगर आप जितना जल्दी हॉस्पिटल्स जाते हैं वहाँ पे एंटी स्नेक वेनम रहता है और आप वहाँ पर अगर एंटी स्नेक वेनम लगाते हैं तो आपकी जान बचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। उसके बाद आप कहीं पर भी मूव करें। कैसे मूव करें? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बताएगा कि उस लिम्ब को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। हो सके तो अगर आप सांप का मारे नहीं, अगर सांप का फ़ोटो खींच सकते हैं तो आप फ़ोटो खींच लें। उससे पता चलता है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है कि हेमेटोटॉक्सिक है। उस सांप को देखकर भी पता, बाकी लैब टेस्ट से हम पता करते हैं लेकिन उससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। लेकिन आप नीम हकीम के पास अपना टाइम को जाया ना करें, तुरंत किसी अस्पताल पहुँचें जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम लगवाएं, जिससे आपकी जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग बांध देते हैं उस जगह को, कहते हैं कि जहर फैलेगा नहीं। ये कितना सही है? यदि ऐसा है भी तो उसका तरीका क्या है सही? नहीं, देखिए, हमारा बेसिकली कहना है कि उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। हमें जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रैक्चर होता तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लास्टर लगाते हैं या गांव में आप देखोगे कि 2 लकड़ी के सहारे से उसको रस्सी बांध करके रखते हैं। तो हमको उस लिम्ब का, जिस लिम्ब में सांप ने काटा है, उस लिम्ब के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। जैसे हमारे हाथ में किसी सांप ने हमारे हाथ में काटा, तो हमको इस हाथ के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। जितना हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना फायदा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 लकड़ी का टुकड़ा लेकर के दोनों तरफ लेकर के उसको बांध दें ताकि उसके हाथ का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाए। तो हमारा मेन फोकस वहाँ पे टोनिकेट नहीं बांधना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है कि ब्लड सांप का जहर वो ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही हम खोलेंगे उसके बाद वो फिर तो अंदर जाएगा ही, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग ब्लेड से काट देते हैं ताकि सांप का जहर निकल जाए। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस उस एरिया के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है और आपको तुरंत से तुरंत नज़दीकी अस्पताल जाकर के उसको एंटी स्नेक वेनम लगवाना है। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब स्नेक बाइट होता है, किसी को सांप ने काटा है, तो आसपास जो लोग हैं वो, कुछ लोग यदि उसको जहर को चूसने की कोशिश करते हैं, सक करने की कोशिश करते हैं, ये दूसरे के लिए कितना घातक हो सकता है? जितना घातक उस मरीज के लिए जिसको सांप ने काटा, ठीक उतना ही घातक उस मरीज को भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी जहर जाएगा। और ऐसा करना हम कतई नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा करें, और ऐसा करना आपके लिए भी खतरा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है, और ख़ास तौर पे तब जब आप, डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा कि नीम हकीम के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ऐसा कुछ हुआ है तो तुरंत आपको अस्पताल का रुख करना है, डॉक्टर का रुख करना है। अब डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये आपने स्ट्रोक की बात बताई, सर्पदंश की बात बताई, हार्ट अटैक की बात बताई, और साथ ही साथ एक्सीडेंट की बात बताई।
ऐसा कुछ और है जो आप ज़रूर साझा करना चाहेंगे, या जो आप जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं उनके बारे में आप ज़रूर अपडेट करना चाहेंगे, मिथ जो होते हैं आमतौर पे? देखिए, हमारा मेन फोकस और जो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे कोई भी पेशेंट, एक बहुत कॉमन चीज़ है आजकल, हम लोग को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। कोई भी मरीज आपके पास बेहोश हो जाता है, आपके आंख के सामने बेहोश हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ करते नहीं हैं, हम बस बैठ जाते हैं वहाँ पे, या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, या हम उस चीज़ को एक्ट नहीं करते हैं। अगर हम उस मरीज को सही समय पर अगर सही चीज़ प्रदान करें, सही चीज़ प्रदान करने का मतलब है कि अगर कोई आपके सामने बेहोश हो गया और आपने उसको CPR करना शुरू कर दिया, आपने हेल्प बुलाया, जब तक हेल्प नहीं आता आपने उसको CPR करना शुरू कर दिया, तो आप उस मरीज की जान बचा सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस मरीज की जान बचा सकते हो। तो उसके लिए हम लोग निरंतर ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों के बीच में जा करके उनको बताया जा रहा है कि CPR कैसे करना है, किस तरीके से आप CPR करोगे, किस तरीके से पेशेंट को ब्रीथ देना है। अगर कोई मरीज अनरिस्पॉन्सिव है, जो कि सांस भी ले रहा है और उसकी धड़कन भी चल रही है, लेकिन वो अनरिस्पॉन्सिव पड़ा है, तो कैसे आप उसको कैसे किस पोजीशन में रखो ताकि उससे उसको और नुकसान न हो सके। तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज़ की, कई बार लोग क्या करते हैं, बुखार आ रहा है और कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो अपने से भी दवाइयाँ ले लेते हैं। कई बार देखा गया है कि वो अपने से कुछ मेडिकेशंस को यूज कर रहे हैं, जिस मेडिकेशंस के यूज करने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और वो हमारे पास जब आते हैं तो बहुत ही ख़राब स्थिति में आते हैं। तो ऐसा हरगिज़ न करें, आप कृपया करके किसी भी डॉक्टर्स को दिखा करके डॉक्टर्स के सलाह पे ही मेडिसिन्स लें, ताकि आपको फर्दर उस मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट और आप जिस चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं वो क्या वही चीज़ है, उसी का प्रॉब्लम आपको। सबसे कॉमन है बुखार आना है। बुखार के आने के कई सारे कारण हैं और लोग क्या करते हैं, तुरंत पैरासीटामोल लेते हैं, जा करके मार्केट में दुकान में अवेलेबल तुरंत लेते हैं, लेकिन वो बुखार किस कारण से आ रहा है यह जानना जरूरी है, ताकि हम उस कारण को हिट कर सकें, उस कारण को ट्रीट कर सकें। नहीं तो कई बार हम लोग देखते हैं कि बुखार 3-4 दिन से बुखार आ रहा था और हमारे पास मरीज एकदम खराब स्थिति में पहुंचा है। उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि आप अगर पहले या दूसरे दिन से डॉक्टर को दिखाए होते हैं और जिस कारण से बुखार आ रहा, अगर उस कारण को हम ट्रीट किए होते हैं तो फर्दर डिटोरिएशन नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जैसे हम ओवर द काउंटर कोई भी दवाएं खा लेते हैं, जाकर बोल देते हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स दे दीजिए, लाइए हमें फीवर हो रहा है कुछ भी दे दीजिए, पेन हो रहा है तो पेन किलर हम ले लेते हैं। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि आपकी बॉडी में क्या गड़बड़ है वो सिर्फ एक डॉक्टर ही पहचानता है। और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी झोला छाप डॉक्टर ना बने, या कहें कि खुद से डॉक्टर ना बने। कुछ वीडियोस देखकर यूट्यूब पे काफ़ी कुछ कंटेंट उपलब्ध है ना डॉक्टर साहब, आजकल हर कोई सोचता है हमें बहुत नॉलेज हो गया है। ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर्स जो हैं डिग्री लेकर वहाँ बैठे हैं तो उनको पता है कि किस विषय में क्या बेहतर है, ख़ास तौर पर आपके लिए। हर आदमी की अलग अलग बॉडी है और उसका नेचर अलग है, तो उसे देखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं। हम यही कोशिश करते हैं आईएनएच सेहत में कि आपको सही सलाह दी जाए, सटीक जानकारी दी जाए। रामकृष्ण केयर इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जागरूकता के लिए अभियान भी चला रहा है, लगातार इस तरह के कैंपेन कर रहा है कि गोल्डन आवर्स में क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें पेशेंट के साथ, उसके लिए आपको अपडेट रखें। हमारी भी यही कोशिश है। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आप स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मुझे भी दीजिए आईएनएच सेहत में इजाज़त, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।